9वां दिन विजेता बनने की विधि। वह एक काम कीजिए जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते। असफल होने पर पुनः प्रयास कीजिए, दूसरी बार बेहतर कीजिए। एकमात्र लोग जो कभी गिरते नहीं हैं वे ऊंचाई पर कभी नहीं चढ़े हैं। यह आपका क्षण है, आप इसके मालिक हैं। एक शख्स जिसने कल्पना की दुनिया के दरवाजे खोले थे, उसे कभी असफल माना जाता था। वाल्ट डिज्नी, जो 11,011 में एक डेक्कन सिटी स्टार अखबार में नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि संपादक का मानना था कि उनके पास कल्पना की कमी थी और नए विचारों का अभाव था, लेकिन डिज्नी ने कोशिश करना नहीं छोड़ा। उन्होंने लाफ-ओ-ग्राम नामक एक एनिमेशन स्टूडियो खरीदा, लेकिन उनके लिए काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन देने में वे असमर्थ थे। उनके पास पैसे की समस्या थी, जिसके कारण वह भारी कर्ज में डूब गए। दिवालिया घोषित होने के बाद डिज्नी लॉस एंजेल्स, कैलिफोर्निया चले गए। एक बार फिर उन्होंने अपनी शुरुआती विफलताओं को भुलाया और भविष्य में उद्यम करने के लिए अपने अतीत को देखने की ज़रूरत महसूस नहीं की। जब उन्होंने मिकी हाउस बनाने की सोची तो उन्होंने बैंकर्स से 302 बार रिजेक्ट कर दिया। उन्हें वह विचार बेतुका और बेकार लगा था। अब जैसा कि हम जानते हैं, द वाल्ट डिज्नी कंपनी ने दुनिया भर में अरबों लोगों के जीवन को छुआ है। इतना ही नहीं, बल्कि डिज्नी के पास एक व्यक्ति द्वारा सबसे ज़्यादा अकादमी पुरस्कार जीतने का भी रिकॉर्ड है। कुल मिलाकर 22 ऑस्कर, अविस्मरणीय कार्टून चरित्र जो हमारे बचपन का एक अविभाज्य अंग है, उससे लेकर दुनिया भर के विभिन्न स्थानों में थीम पार्क, हर कोई चाहे कोई भी हो, वर्तमान में मिस्टर वाल्ट डिज्नी की बनाई गई रोमांचक सपनों की दुनिया में सराबोर है और हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। श्री सोइचिरो होंडा के नाम के एक सज्जन थे। 14 साल की उम्र में अपने पिता के साथ गैरेज में काम करने के बाद बिना किसी उचित औपचारिक शिक्षा के वह नौकरी की तलाश में टोक्यो चले गए। 6 साल तक उन्होंने एक कार मैकेनिक के रूप में काम किया और फिर अपना ऑटो रिपेयरिंग कारोबार खड़ा करने के लिए घर लौट आए। 1930 के दशक में जापान महामंदी की चपेट में आ गया था। इस बीच होंडा ने अपना समय एक पिस्टन रिंग की अवधारणा विकसित करने में बिताया, जिसे वह टोयोटा को बेचना चाहते थे। उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की, लेकिन काम करने के लिए जरूरी पूंजी के अभाव में उन्हें अपनी पत्नी के आभूषणों को बेचना पड़ा। अंत में जब टोयोटा के सामने उन्होंने अपना डिज़ाइन पेश किया तो होंडा को बताया गया कि उनका डिज़ाइन कंपनी के मानकों को पूरा नहीं करता है। नतीजतन उन्हें शर्मिंदगी और उपहास का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसा कि सभी महान लोग करते हैं, उन्होंने हार नहीं मानी और अपने प्रयासों पर कायम रहे। 2 साल की रिमॉडलिंग और रीडिजाइनिंग के बाद उन्होंने आखिरकार टोयोटा के साथ एक अनुबंध किया। जब चीज़ें उनके लिए काम करने लगी तो जापानी सरकार युद्ध छेड़ने का मन बना चुकी थी और टोयोटा को अपने उत्पाद की आपूर्ति करने के लिए होंडा को एक कारखाना बनाने की ज़रूरत पड़ी। भवन निर्माण सामग्री भी दुर्लभ थी, इसलिए होंडा अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए एक नया कंक्रीट बनाने की तकनीक लेकर आए। इतनी दूर तक आने के बाद वह हार नहीं मानना चाहते थे। फैक्ट्री स्थापित होने के बाद भी युद्ध के दौरान इस पर 2 बार बमबारी की गई, फिर भी वह नहीं रुके और अपने कारखाने के पुनर्निर्माण प्रक्रिया में जुट गए, लेकिन एक भूकंप ने यह सब भी नष्ट कर दिया। युद्ध के बाद गैसोलीन की कमी के कारण जब लोग साइकिल का उपयोग यातायात के साधन के रूप में करते थे, होंडा ने साइकिल की गति बढ़ाने में मदद करने के लिए एक छोटा इंजन बनाया। हर कोई इस साइकिल इंजन को लेना चाहता था, लेकिन कच्चे माल की भारी कमी थी, इसलिए होंडा ने 18,000 साइकिल दुकान मालिकों को एक प्रेरक पत्र में अपने उद्यम में मदद करने के लिए कहा और इस तरह जापानी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया। उसमें 5,000 मालिकों ने जवाब दिया और छोटे साइकिल इंजन के निर्माण में उनकी मदद की। हालांकि पहले कुछ मॉडल आधे अधूरे थे और उनमें लगातार सुधार की आवश्यकता थी।
अंत में द सुपर क्लब अस्तित्व में आया और इतना सफल हुआ कि उन्होंने अमेरिका और यूरोप को साइकिल इंजन निर्यात करना शुरू कर दिया। 1970 के दशक में उनकी कंपनी अमेरिका से कारों के लिए नए नए उत्पाद का ऑर्डर लेने में आगे रही और फिर उन्होंने छोटी कारों को बनाना शुरू कर दिया। आज होंडा कॉरपोरेशन दुनिया की अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। यह एक आदमी के खून और पसीने से बनी है जो असफल होने से डरता नहीं था। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक को अपना व्यवसाय स्थापित करने में कई बार नाकामी मिली। बिल गेट्स ने अपने परिवार से कोई मदद नहीं ली और पॉल गिलबर्ट और पॉल एलन के साथ साझेदारी में ड्राफ्ट ओ डेटा नामक अपना पहला व्यवसाय शुरू किया। रोडवे इंजीनियरों के लिए रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से इसे बनाया गया था। काम करने के लिए उन्होंने जो मशीन बनाई थी वो सिएटल काउंटी फैक्ट्रिक्स कर्मचारियों के सामने प्रदर्शित करते समय चली ही नहीं और तीनों को बुरी तरह से विफल होना पड़ा। भले ही गेट्स की व्यापार कुशलता लगभग शून्य थी, लेकिन उनकी पिछली असफलताओं ने उन्हें फिर से कोशिश करने से नहीं रोका। सच में तो उनके खिलाफ कई साजिशें भी हुई। इसके बावजूद उन्होंने सफलतापूर्वक एक कंपनी का विकास किया जिसका नाम हम सभी ने सुना है, माइक्रोसॉफ्ट। हमारे अधिकांश कंप्यूटर इसी कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। इसने न केवल गेट्स के जीवन को बदल दिया बल्कि सभी के लिए पर्सनल कंप्यूटिंग में क्रांति ला दी। उपर्युक्त तीनों असाधारण रूप से अद्भुत और अत्यधिक सफल पुरुषों में एक बात समान है, वे सभी पहले असफल हुए और फिर दोबारा कोशिश करने से नहीं कतराए। मेरे दोस्तों, कामयाब बनने की यही विधि है, कोशिश करना, असफल होना और फिर से कोशिश करना। सबसे सफल लोगों ने हमें सिखाया है कि वास्तव में किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिए असफल होना सिर्फ महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि बेहद आवश्यक है। यह एक कदम पीछे जाना नहीं है। वास्तव में अगर मैं आपसे कहूँ कि असफलता सफलता की सीढ़ी है तो लगातार काम करने का तीसरा घटक कोशिश करना, असफल होना और फिर से कोशिश करना है। एम्बिनेशन, सी करेंज, टी ट्राई फेल एंड ट्राई अगेन, कोशिश करना, असफल होना और फिर से कोशिश करना। मैं विफल नहीं हुआ हूँ, मुझे सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके मिले हैं जिन्होंने काम नहीं किया। थॉमस ए एडिसन। याद कीजिए कि पहली बार आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा। क्या यह एक जोखिम भरा काम नहीं लगता था? आप कितनी बार असफल हुए थे? आप बार बार नीचे गिरते रहे होंगे जब तक कि एक दिन आप उस साइकिल पर बैठे सामने देखा और देखने वालों की परवाह किए बिना सही तरीकों से रास्ते पर साइकिल चलाने लगी। अचानक वह क्षण इतना विस्मयकारी हो गया कि आप पिछली असफलताओं के बारे में सब भूल गए। उस आनंद को याद रखिए, वह उपलब्धि की भावना। यदि आप बिल्कुल भी असफल नहीं हुए होते तो क्या यह इतना महान क्षण लगता? क्या होता यदि आप पहले ही प्रयास में अपनी साइकिल को चलाना सीख जाते? कोई चोट नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई गिरना नहीं और कोई शर्मिंदगी नहीं। क्या जीत इसके बगैर इतनी शानदार लगेगी? इसी तरह एक बच्चा जो चलने की कोशिश में है वह पहला कदम उठाने से पहले कई बार गिर जाता है, लेकिन माँ एक दिन भी अपने बच्चे की चलने की क्षमता पर संदेह नहीं करती। आपको क्या लगता है कि माँ इतनी आत्मविश्वासी क्यों है? क्योंकि वह जानती है कि इस तरह का गिरना विकास का एक भाग है और इसलिए जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। मैं अपने करियर में 1000 से अधिक शॉट्स मिस किए हैं। मैं लगभग 300 गेम हार चुका हूँ। 26 बार मुझ पर गेम जीतने वाले शॉट लेने का भरोसा किया गया है और मुझसे चूक गई। मैं अपने जीवन में बार बार असफल रहा हूँ और इसलिए मैं सफल हुआ। माइकल जॉर्डन। उसी तरह सफलता तब तक सफल नहीं होती जब तक आप असफल नहीं होते। एक आदर्श जीवन की कल्पना कीजिए, एक परिपूर्ण जीवन जितना कितना वायु होगा। आप बिना किसी प्रयास के सब कुछ प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे जीवन का सारा रोमांच बह जाता है। क्या आप वह ज़िंदगी पसंद करेंगे? अपनी पसंदीदा फिल्म की कल्पना कीजिए।
क्या यह आपकी पसंदीदा फिल्म होती अगर नायक को उसके जीवन में कोई बाधा नहीं मिलती? क्या आप नायक को सारे धन और गौरव के साथ समय के अंत तक जीता हुआ देखना चाहते हैं, जो वास्तव में किसी चीज़ में विफल नहीं हो रहा है और मुसीबतों का सामना नहीं कर रहा है? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मिडास का स्पर्श हो, जैसा कि अंत में मिडास खुद को छूता है और सोने में बदल जाता है, हमेशा के लिए जीने और उस संपत्ति का आनंद लेने में असमर्थ होकर? यह स्पष्ट है, यदि आप असफल नहीं होते हैं तो आप यह नहीं जान पाएंगे कि सच्ची सफलता क्या होती है। पानी वास्तव में कितना कीमती और जीवनदायी है, यह केवल तब समझ आता है जब आप प्यार से मर रहे हों। असफलता आपको सफलता के लिए आवश्यक 4 बुनियादी बातें सिखाती है। यह आपको अनुभव देने में मदद करती है। असफल होने का अनुभव अमूल्य है। इसका अनुभव आपको जीवन में अपने उद्देश्य की गहरी समझ देकर जाता है। यह अनुभव आपके दिमाग को बदल देता है, जिससे आप मजबूत होने के साथ साथ जीवन की असली औकात से सराबोर हो जाते हैं। यह आपको इस तरह से रूपांतरित करता है कि आप इस बात को बता नहीं पाएंगे कि वास्तव में क्या बदल गया है, लेकिन आप एक कदम हल्का और खुश महसूस करेंगे। दूसरा, विफलताएं आपको धैर्य प्रदान करती है। एक अडिग भावना और आशा के साथ अपने समय की प्रतीक्षा करने का लचीलापन प्रदान करती है। विफल होना अप्रत्यक्ष रूप से आपको अपने मूल्य को समझने में भी मदद करता है और जीवन में किस तरह के अवसर सबसे ज़्यादा लाभकारी होंगे, ये सिखाता है। ज्ञान और विकास जीवन की अपरिहार्य असफलताओं से निकले हुए गुण हैं। आप जीवन में अलग अलग दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं और एक इंसान के रूप में इतना विकसित होते हैं कि आप अपने योगदान के माध्यम से समाज को वापस देने के लिए दयालु, विनम्र और पर्याप्त प्यार से भरे होते हैं। चौथा, असफलता आपको उन चीज़ों का महत्व सिखाती है जो आपके पास पहले से है, विशेष रूप से आपके जीवन के गैर भौतिकवादी पहलू, जैसे कि आपके परिवार, दोस्तों और भागीदारों का प्यार और समर्थन। अंततः ये चीज़ें आपको जीवन में बहुत आगे लेकर जाती है। असफल होने के बाद कैसे प्रयास करें? किसी चीज़ में असफल हुए बिना जीना असंभव है। आप अति सतर्क तरीके से जीवन जीते हैं तो आप बिल्कुल भी जीवित नहीं हैं। इस स्थिति में आप वैसे ही विफल हो जाते हैं। J.K. राउलिंग। विफलता महान है, लेकिन आप जानते हैं कि उससे भी बड़ा क्या है? वो है विफलता से उबरना और नए सिरे से शुरुआत करना, यानी फिर से कोशिश करने में सक्षम होना, अगले दिन उठना और सामना करना, जैसे कि यह नई संभावनाओं के साथ एक नया दिन है। इस बात को दृढ़ता और जीत के चरम उदाहरणों में से एक द्वारा अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। अब्राहम लिंकन ने भीषण गरीबी में जन्म लेने के बाद अपने जीवन काल में अनगिनत बाधाओं का सामना किया। जीवन ने उन्हें इन्हीं असफलता दी कि बिना किसी पछतावे के वे कभी भी हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। परिणाम स्वरूप वह अमेरिकी इतिहास में सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक बन गए। लिंकन ने मुश्किलों भरे जीवन की समय रेखा पर नज़र डालते हैं। 1816 अपने घर से बाहर निकाले जाने के बाद लिंकन को अपने परिवार का हाथ बटाने के लिए 7 साल की उम्र में काम करना पड़ा। दूसरा, 1818 उनकी मां का अप्रत्याशित रूप से निधन हो गया। तीसरा, 1831 व्यापार में उनका पहला प्रयास बुरी तरह विफल रहा। 1832 वह राज्य सीनेटर के लिए चुनाव में खड़े हुए, लेकिन दुर्भाग्य से हार गए। लगभग उसी समय उन्होंने अपनी नौकरी भी खो दी और लॉ स्कूल से उत्तीर्ण नहीं हो सके। 1833 वह एक व्यवसाय में असफल होने से दिवालिया हो गए, जो उन्होंने एक दोस्त से पैसे उधार लेकर शुरू किया था। उन्होंने अपने जीवन काल के 17 साल सिर्फ उस कर्ज को चुकाने में लगा दिए। 1834 राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव में भाग लिया और इस बार उन्होंने जीत हासिल की। 1835 उनकी सगाई हुई, लेकिन उनकी मंगेतर का निधन हो गया। 1836 भावनात्मक स्तर पर पूरी तरह से टूट जाने के कारण 6 महीने तक बिस्तर पर थे। 1838 राज्य विधायिका की वक्ता बनने में पराजित हुए।
1840 निर्वाचक बनने गए लेकिन पराजित हुए। 1843 कांग्रेस के लिए प्रचार किया और चुनाव लड़े लेकिन फिर से हार गए। 1836-46 कांग्रेस के लिए चुनाव जीतकर कुछ विफलताओं से खुद को मुक्त किया। 1848 फिर हुए चुनाव में हार गए। 1849 अपने गृह राज्य में एक भूमि अधिकारी के पद के लिए अस्वीकार हो गए। 1854 अमेरिका की सीनेट के लिए चुनाव लड़े लेकिन फिर से हार गए। 1856 अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में उपराष्ट्रपति के नामांकन के लिए 100 से कम अंक प्राप्त हुए। 1858 अमेरिकी सीनेट में पद के लिए फिर से हार गए। 1860 अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यह उनके विस्तृत जीवन का और अधिक महत्वपूर्ण रूप से उनके विशाल जीवन अनुभव का एक बहुत छोटा विवरण और लेकिन क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति एक विपत्ति से दूसरी विपत्ति में जा रहा था वह कैसे हर बार दुनिया का सामना कर रहा था, उसने कोशिश कैसे की। दुर्भाग्य से हमें बहुत कम उम्र में बताया जाता है कि असफलता से डरना है और यह अनिवार्य रूप से अस्वीकार्य है। यह सामाजिक कलंक हम में से अधिकांश को शुरुआत करने से रोके रखता है। लेकिन एक बार जब आप असफल हो जाते हैं और यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप कई बार असफल होते हैं, आपको लगता है कि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। डर अपने आप गायब हो जाता है। डर से आपको हर दिन जीने के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए, जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो। इससे आपको अपना 100% देने के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए। यदि आपने अपना पूरा जोर नहीं लगाया तो आपके साथ क्या गलत हो सकता है, इसके दर्द को महसूस करना जरूरी है। जब आप इस तरह की भावनाएं रखने लगते हैं तो आप वास्तव में स्वयं से प्रेरित होकर आगे बढ़ेंगे और सच्ची कोशिश करेंगे। कल्पना कीजिए कि अगर कोई डर नहीं होगा तो कोई भी कड़ी मेहनत नहीं करेगा या अपने आराम क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा। यह डर ही आपके चलते रहने का कारण है। उस डर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करें। मैं एक डिस्लेक्सिक छात्र था। 8 साल की उम्र में मैंने पहली बार गो कास्टिंग सीखना शुरू किया और जल्द ही मैंने इसे अपना पेशा बनाने का फैसला किया। मैंने कई दौड़ जीती और 12 साल की उम्र में मैंने पूरी दुनिया में हो रहे फार्मूला 5 रेसिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मेरे बहुत सारे सपने थे। मैं आकाश को छूना चाहता था और मैंने फार्मूला 1 में रेसिंग करने का लक्ष्य बनाया, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। जब मैं 13 साल का था, 24 अगस्त 2001 को मुझे अपनी बाईं काख में एक छोटी सी दर्दनाक गांठ का पता चला। उस गांठ में मवाद भर गया था जिसके लिए सर्जरी का सुझाव दिया गया। आगे के परीक्षणों और रिपोर्टों के बाद मुझे पता चला कि मैं एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था, हिड्रेडेनिटिस सपुराटिवा। इस बीमारी से दुनिया की 1% आबादी पीड़ित है। ऐसी बीमारी जिसके लिए विज्ञान के पास कोई उपाय नहीं है। हाँ, यह लाइलाज बीमारी थी। मैं अपने जीवन में एक नई दौड़ शुरू करने वाला था। इस बीमारी से लड़ने और जीवित रहने की दौड़। मेरी बाह में गहरा गड्ढा और लगभग 6-7 सेंटीमीटर छेद था। मैंने सभी संभावित सर्जनों और त्वचा विशेषज्ञों से परामर्श किया, बायोप्सी की और इस घाव का इलाज करने के लिए होम्योपैथी, आयुर्वेद और एंटीबायोटिक्स जैसी सभी तरह की दवाओं से कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हैरानी की बात है कि 2.5 साल के बाद मेरी दाहिने खाक में एक वैसी ही गांठ विकसित हो गई थी। अब मैं अपने दोनों बगल में दर्द सहन कर रहा था। मुझे अपने स्कूल, कॉलेज और करियर से ब्रेक लेना पड़ा। उस दौरान हर दिन मैं एक नए डॉक्टर से यह उम्मीद करता था कि वह मुझे इस दर्द से मुक्ति करेंगे, लेकिन कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर सका। 8 वर्षों में मैं मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा दोनों खाक की 8 से अधिक सर्जरी करा चुका था। दिल्ली में डॉक्टरों के सम्मेलन के दौरान मैं सर्जरी के एक
प्रसिद्ध चिकित्सक से मिला जो इस बीमारी पर शोध कर रहे थे। दुर्भाग्य से वह भी मेरी मदद नहीं कर सके। मैंने जो अंतिम सर्जरी कराई थी वह 9 घंटों तक चली, जहां मैंने अपने हाथों की प्लास्टिक सर्जरी करवाई, लेकिन नई त्वचा भी मेरी बाहों में पकड़ नहीं बना सकी। मैं दिल से टूट गया क्योंकि कोई भी मेरी मदद करने में सक्षम नहीं था। मैं अपनी बीमारी से उबरना चाहता था, लेकिन इतनी असफलताओं को देखने के बाद सपने देखना तो दूर की बात है, मुझे सामान्य जीवन जीने की कोई संभावना भी नहीं दिख रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब मुझे स्नेह और उसके कार्यक्रम के बारे में पता चला। 16 साल की उम्र में मैंने 2013 में उनकी चेंज योर लाइफ वर्कशॉप में भाग लिया। मुझे मालूम नहीं था कि उनका कार्यक्रम मुझे मेरी समस्या का हल दिलाने में कैसे मदद करेगा। जब दुनिया भर में कई प्रसिद्ध डॉक्टरों ने हार मान ली थी, वर्कशॉप समाप्त होने के बाद मैं एक बिल्कुल नए व्यक्ति में बदल गया। मैं नए उत्साह और आशा से भर गया। वर्कशॉप के बाद एक बात जो मैंने सीखी और अपने दिमाग में रखी वह यह थी कि मुझे हार नहीं माननी थी। किसी तरह मुझे अदृश्य विश्वास था कि मेरी समस्या समाप्त हो जाएगी। मैं घर गया और दुनिया भर के कुछ डॉक्टरों को ईमेल द्वारा अपने इलाज के लिए लिखा। एक अमेरिकी डॉक्टरों ने उत्तर में कहा कि हमें सर्जरी के अलावा कुछ और प्रयास करना चाहिए। उन्होंने मुझे HBOT हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी आजमाने के लिए कहा, जिसे महीनों तक चलाया जाना था। इसलिए हमने मुंबई में उस थेरेपी को करने का फैसला किया। उस प्रक्रिया से गुजरने के 2 महीने बाद मेरा घाव पूरी तरह से ठीक हो गया। यह बिल्कुल चमत्कार था कि मेरी लंबी बीमारी एक साधारण ऑक्सीजन उपचार से ठीक हो गई। सच बताऊं, यह सिर्फ इलाज नहीं था जिसने मुझे ठीक किया था, बल्कि यह एक ऐसी चीज़ थी जिसे मैंने स्नेह के चेंज योर लाइफ वर्कशॉप में सीखी थी। कोशिश करते रहना। शारीरिक स्थिति से अधिक मेरी मानसिक और भावनात्मक स्थिति भीतर से बदल गई थी। स्नेह के कारण मैं ही जीवन की यह दौड़ जीत सका क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। मैं फार्मूला 1 रेसर होने के अपने सपने को पूरा नहीं कर सका, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं स्कूबा ड्राइविंग में चैंपियन बन गया। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैं अभी 23 साल का हूँ और मैंने दुनिया भर में 1000 से अधिक स्कूबा ड्राइव किए हैं और ऐसा करना जारी रखूँगा। राज गनात्रा। वास्तविक जीवन का एक और उदाहरण लेते हैं। बॉलीवुड में अपने अभिनय से बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले शाहरुख खान का। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि वह क्या चाहते हैं कि लोग उन्हें उस आदमी के रूप में याद करें जिसने कोशिश की थी। यही सोच उन्हें कोशिश करते रहने की ऊर्जा देती है। जो कुछ वह पहले से जानते हैं उसे भूलकर नई चीज़ों को सीखने की कोशिश वे करते रहते हैं। लेकिन जो बात उन्हें बढ़ते रहने की ताकत देती है वो ये है कि सीख को दिखाया जा सकता है केवल चीज़ों को करने के माध्यम से, भले ही पहली बार गलत तरीके से। वास्तव में असफलता पर उनकी सोच बेहद रचनात्मक है, जो मुझे लगता है कि दूसरों को प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है। 2012 में येल विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही, मैं एक बहुत ही सामान्य निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से था। मैंने बहुत सारी असफलताएं देखी है। मेरे पिता एक सुंदर व्यक्ति थे और दुनिया में सबसे सफल असफल थे। मेरी माँ मुझे एक बड़ा फिल्म स्टार बनते हुए देखने के लिए मेरे साथ लंबे समय तक रहने में विफल रही। मेरा मानना है कि असफलता के डर से सफलता का सच्चा रास्ता निकलता है। यदि आप असफल होने से बहुत डरते नहीं हैं तो आपके सफल होने की संभावना नहीं है। असफल होना सुखद नहीं है, यह कठिन है। हम सभी इसका अनुभव करते हैं। आपने अगर अभी तक नहीं किया है तो भविष्य में करेंगे, इसलिए सफल होने के लिए इसका इस्तेमाल करें। आपकी विफलता की जो प्रतिक्रिया है मैं वास्तव में आपके अनुभव किए गए उलटफेर को झेलने में मदद करती है। बार बार मेरी असफलता ने मुझे यह दिखावा करने से रोका है कि मैं कोई और हूँ। इसने मुझे उन चीज़ों से जुड़े रहने की स्पष्टता दी है जो मेरे लिए सच में मायने रखती है, मुझे मेरे विश्वासों से विचलित नहीं करती। असफलता एक अद्भुत शिक्षक है। अपने डरने से
मत डरो, पर डर और असफलताओं का सामना ना करने से डरो। जब आप असफलता से गुजर रहे होते हैं तो इसे आशीर्वाद के रूप में पहचानना मुश्किल होता है। एक प्रैक्टिकल गाइड के रूप में मैं आपको और कठिन परिश्रम करने, कठिन प्रयास करने और अंततः कई असफलताओं के बाद सफल होने के लिए कुछ नियुक्तियों को सूचीबद्ध करके देता हूँ। अपनी कमियों से डरें मत। पूर्णता के पीछे आप जितना अधिक भागते हैं उतना ही आप खुद को नीचा आंकते हैं। जब यह एक आदत बन जाती है तो आपके लिए परीक्षा के समय ये खड़े होना और खुद को उस परिस्थिति में से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी गलती जो आप असफलता से मुकाबला करते समय कर सकते हैं वह है हार मान लेना। यह आपके दिमाग की अंतिम बात होती चाहिए। आदर्श रूप से यह आपके दिमाग में होनी ही नहीं चाहिए। आपको अपनी खामियों को प्यार करने और असफलता को दूर करने के लिए अपनी असुरक्षाओं को स्वीकार करना पड़ेगा और ज़रूरत पड़ने पर फिर से प्रयास करते रहना पड़ेगा। मेरे चेंज योर लाइफ वर्कशॉप में मैं सभी प्रतिभागियों को उनके भय को दूर करने के लिए फेबिया बस्टर की 30 मिनट की शक्तिशाली प्रक्रिया के साथ कुछ छोटी तकनीकों का इस्तेमाल करता हूं। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में उनको एक छोटी सी रुई लेकर उसमें आग लगाकर तुरंत अपने मुंह के अंदर डालना होता है। आपको यह जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि लगभग हर कोई इन अभ्यासों को करने और अपने डर को खत्म करने में सफल होता है। मेरे कुछ निजी समारोहों में लोग खुशी से टूटे हुए कांच के ऊपर चलने और फायरवर्क्स में भाग लेते हैं। जिस समय लोग इन खतरनाक गतिविधियों के साथ सहज होते हैं, दर्दनाक स्थितियों का सामना करने के लिए उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। वे अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं और उनके शारीरिक हाव भाव बदलनी परिस्थितियों के प्रति अधिक निडर हो जाते हैं। आपकी खामियां और कुछ नहीं है लेकिन डर है जो आपने अपने मस्तिष्क के अंदर बढ़ा लिए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप उसमें घबराने लगते हैं। आप असहज स्थितियों के बीच खुद को जितना अधिक डालते हैं उतना आसान यह समझना होता जाता है कि चिंता और भय की सभी अभिव्यक्तियों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। दोषपूर्ण हीरा एक बगैर दोष वाले कंकड़ से बेहतर है। कन्फ्यूशियस। दीपिका पादुकोण की करियर यात्रा सहज नहीं थी। बॉलीवुड की इस मल्लिका ने एक बढ़िया शुरुआत की थी, जिसके बाद बुरी फिल्मों के सिलसिले की वजह से उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। एक ऐसी परिस्थितियों से उन्होंने संघर्ष किया जहां उनके सभी समकालीनों ने उन्हें खतरा नहीं माना और सभी निर्माताओं और बॉलीवुड के अंदरूनी लोगों ने उन्हें सीमित प्रतिभा के साथ केवल एक सुंदर चेहरा माना। लेकिन दीपिका नहीं रुकी। यह उनकी बहुत बड़ी ताकत थी। उन्होंने हार नहीं मानी। वह एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म करती गई और हर आलोचना का अपने तरीके से सामना किया। और एक दिन ये जवानी है दीवानी और रामलीला जैसी फिल्में आई और वह लोगों के लिए रातों रात मेगा स्टार बन गई। लेकिन उनके लिए यह वर्षों के निर्विवाद दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम का परिणाम था जो उन्होंने किया था। आज वह हॉलीवुड की फ्रेंचाइजी XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज में भी सफलतापूर्वक अभिनय कर चुकी है और अमेरिकी टीवी के कई कार्यक्रमों में दिखाई दे चुकी है, प्रसिद्ध द एलेन डिजेनेरेस शो में भी। हालांकि दीपिका सिर्फ ऐसा उदाहरण नहीं है जो असफलताओं के बावजूद प्रयास करते रहे और आगे बढ़ते रहे, बल्कि वो मिसाल है एक ऐसे शख्स के रूप में जिसने साहसपूर्वक अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करके हमारे देश में डिप्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य जैसे वर्जित विषय पर सार्वजनिक चर्चा शुरू की। हम में से अधिकांश मशहूर हस्तियों को सर्वगुण संपन्न मानते हैं जो इन विसंगतियों से काफ़ी सुरक्षित हैं, लेकिन दीपिका ने हमारी पीढ़ी को सिखाया कि खामियों का होना साधारण बात है और साथ ही अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है। हम सभी के लिए यह एक बड़ा कदम था कि हम इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर खुलकर चर्चा कर सकें और यह भी मानें कि मशहूर हस्तियों में से हमारी इस तरह की खामियां होती है और उन पर खुलकर चर्चा करना अच्छा है। अपनी असफलताओं का लाभ उठाएं।
असफलताएं सफलता की सीढ़ियां हैं, क्योंकि आप उन्हें दूर करने के लिए उनका लाभ उठा सकते हैं। यदि आप इसे होने देते हैं तो यह विकास का एक बेहतरीन मंच है। विफलता हमें निम्नलिखित चीज़ें सिखाती है। क्या काम नहीं करता है। जीवन एक प्रयोग है जहां हम दूसरों के लिए कामयाब हुए उन तरीकों का विश्लेषण करते हैं जो हमारी सफलता के लिए भी काम कर सकते हैं। लेकिन सत्य यह है कि अपनी व्यक्तिगत विफलताओं का लाभ उठाते हुए आप देख सकते हैं कि कौन सी रणनीति आपके लिए काम करती है और कौन सी नहीं। दूसरा, आपकी ताकत और कमजोरियां, या यदि आप काफ़ी गहराई तक जाते हैं तो अपनी असफलता का लाभ उठाने के लिए उनका विश्लेषण कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपकी व्यक्तिगत ताकत और कमजोरियां क्या हैं, ताकि आप अपने सर्वोत्तम गुणों का लाभ उठा सकें और अपनी खामियों को दूर कर सकें। तीसरा, आपके असली दोस्त कौन हैं। विफलता एक से अधिक रूप में सबसे अच्छी शिक्षक है। अपनी असफलताओं का लाभ उठाने से आपको सही मायने में यह पता लगाने में मदद मिलती है कि आपके वास्तविक दोस्त कौन हैं, जो बुरे समय में आपके साथ रहते हैं या जो आपका जीवन मुसीबत और निराशा में पड़ने ही आपको छोड़ देते हैं। आपको अधिक पाने की कितनी भूख है। विफलताओं का लाभ उठाने का अर्थ यह है कि आप इसके शर्मनाक दर्द से उबर रहे हैं और आप अधिक पाने के लिए ज़िंदगी अच्छी करने के लिए भूखे हैं या इसकी प्रबल इच्छा रखते हैं। असफलताओं का लाभ उठाने से आपको दोषी, आत्मसंतुष्ट और असहाय महसूस न करना सीखने में मदद मिलती है। यह आपको फिर से लक्ष्यों के प्रति ईमानदार प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है और असफल न होने के लिए भी। यदि आप हार से सीखते हैं तो आप वास्तव में हारे नहीं हैं। जिग जिगलर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, लेखक और 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने गौरव पाने से पहले अपने मार्ग पर दुर्गम बाधाओं का सामना किया था। एक तमिल मुस्लिम परिवार में जन्मे कलाम के पिता जैनुल आबदीन एक नाव के मालिक थे और उनकी मां आसियम्मा एक गृहिणी थी। जीवन चलाने के लिए अल्प साधन होने के कारण उन्होंने स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरित करके अपने परिवार की आर्थिक मदद की। अपने स्कूल के वर्षों में उन्होंने औसत ग्रेड हासिल किए, लेकिन गणित में गहरी रुचि रखने वाले वह एक मेहनत छात्र थे। वह जिस शहर में रहते थे वहाँ बिजली नहीं थी और वह मिट्टी के दीपक के प्रकाश में पढ़ाई करते थे, लेकिन ज्ञान के लिए उनका प्यार कभी कम नहीं हुई। कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के दौरान डील ने कलाम की खराब प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कलाम के प्रोजेक्ट को 1-2 दिनों में पूरा न करने पर स्कॉलरशिप रद्द करने की धमकी दी। डॉक्टर कलाम ने डीन को प्रभावित करने के लिए समर्पित रूप से प्रोजेक्ट पर काम किया और अंततः समय सीमा से पहले इसे समाप्त कर दिया। डीन ने बाद में माना कि वह जांच करना चाहते थे कि कलाम तनाव में कैसे काम करते हैं। बाद में कलाम एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में शामिल हो गए और संगठन के मुखिया भी बनी। अपनी पुस्तक माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस में उन्होंने उल्लेख किया है कि कैसे वह वायुसेना के पायलट बनने के अपने सपने को साकार करने में असफल रहे और कैसे उन्होंने इस असफलता को पीछे छोड़ा। मैं थोड़ी देर के लिए इधर उधर घूमता रहा जब तक मैं एक चट्टान के किनारे पर नहीं पहुंच पाया। ऋषिकेश जाने और आगे का नया रास्ता तय करने से पहले यह केवल तभी होता है जब हम असफलता का सामना करते हैं। हमें यह महसूस होता है कि ये संसाधन हमेशा हमारे भीतर थे, हमें केवल उन्हें खोजने और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। किताब में डॉक्टर कलाम ने निराशा महसूस करने के बारे में भी उल्लेख किया है और बताया कि वह भारत का मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कैसे बने। अंत में वह लिखते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये कहानियाँ मेरे सभी पाठकों को उनके सपनों को समझने में मदद करेगी और उन्हें उन सपनों पर काम करने के लिए मजबूर करेगी जो उन्हें जगाए रखती है। नकारात्मक लोगों पर ध्यान न दें। नकारात्मक लोगों का हम पर कोई असर नहीं होता जब तक हम खुद उन्हें हम पर हावी ना होने दें। अरियाना हंगिफ्टन।
जब आप असफल होते हैं तो आपके आसपास के लोग आपको यह कहेंगे कि आपको जोखिम नहीं लेना चाहिए था या उन्होंने आपको ऐसा पहले से बताया था। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आपकी क्षमताओं पर संदेह करेंगे और आपको अपने सपनों का पीछा करने से हतोत्साहित करेंगे। कोई आपको बताएगा कि आपकी योजनाएं असंभव के करीब है या कोई आपकी योजनाओं को तोड़ मरोड़ देगा, और वो लोग इस तरह से आपको अपनी सर्वोच्च क्षमता प्राप्त करने से रोकेंगे। ये सभी लोग नकारात्मक हैं और आप उन्हें अनदेखा कर सकते हैं। एक समय के बाद उन्हें टालना सीखें, खासकर यदि आप जानते हैं कि उन्हें वास्तव में आपके कार्य क्षेत्र का गहराई से ज्ञान नहीं है। मान लीजिए आप एक मेगा मैराथन के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं जिसमें आप पहली बार हिस्सा ले रहे हैं और आपको किसी व्यक्ति से जिसे फिटनेस के क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है सलाह मिलती है कि मैराथन की तैयारी के लिए कैसा खान पान होना चाहिए। अब एक पेशेवर से सलाह लेने के बजाय अपनी योजना में नुकसान करने वाले किसी व्यक्ति से यह सलाह लेना कितना बेवकूफ़ी भरा होगा। जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जहां हम तथाकथित सलाह उन लोगों से लेते हैं जो बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे सब जानने का दिखावा करते हैं। ऐसे झूठे शब्द मत सुनिए, वे सिर्फ कही सुनी बातें हैं और आपको आगे जाने से रोकती हैं। मैं अब भी ऐसे लोगों से कई मौक़ों पर टकरा जाता हूं जहां वे सोशल मीडिया पर हमें ख़राब कहते हैं या गाली देते हैं। हैरानी की बात है कि ये लोग मुझे जानते भी नहीं हैं और न ही मेरे किसी वर्कशॉप में शामिल हुए होते हैं। इसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमेशा कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके पास जीवन में करने के लिए बेहतर कुछ नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस काम को करना बंद कर दें जो आपको सही लगता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय विकलांग अरुणिमा सिन्हा के जीवन ने सीख लें। युवराज सिंह के कैंसर के खिलाफ संघर्ष से प्रेरित होने के बाद पैर की गंभीर चोट से वह उबर पाई। एक रेल यात्रा के दौरान उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ लुटेरों से लड़ना पड़ा। जब उन्हें उन लुटेरों से रेल की पटरियों पर ट्रेन से बाहर धकेल दिया तब घुटने से नीचे उनके पैर का हिस्सा उस ट्रेन से कुचल गया। जब ऐसा कुछ गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण होता है तब जीवन आपके आप में एक निंदक बन जाता है, लगातार आपको याद दिलाता है कि आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। फिर भी अरुणिमा की अंदरूनी ताकत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने 2012 में पर्वतारोहण परीक्षण की शुरुआत की और माउंट एवरेस्ट के शिखर तक 52 दिनों में पहुंचने का एक अद्वितीय कार्य किया। उनकी किताब बर्न अगेन ऑन द माउंटेन को दिसंबर 2014 में खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया और 2015 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो भारत में चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। पहले वे आपकी उपेक्षा करते हैं, फिर वे आप पर हंसते हैं, फिर वे आपसे लड़ते हैं, फिर आप जीत जाते हैं। महात्मा गांधी। अपना उत्साह कम ना होने दें। प्रेरणा बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है, खासकर यदि आप आधे रास्ते को तय करने के बाद विफलता का सामना करते हैं। लेकिन अपने उत्साह को ना खोना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्साह खोना वास्तविक विफलता है। उदाहरण के लिए, यदि एक हिट पिक्चर के बाद एक सफल अभिनेता कुछ फ्लॉप फिल्में देता है, तो क्या वह पूरी तरह से अभिनय छोड़ देगा? फ्लॉप होने से एक झटका लगेगा, लेकिन यह उसे फिर से नई फिल्में करने से नहीं रोकेगा। इसी तरह अपने कार्य क्षेत्र में या अपने लक्ष्यों के लिए अपने उत्साह को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपने सपनों का पीछा करना बंद ना कर दें। क्योंकि एक बार जब आप हार मान लेते हैं तो दुर्भाग्य से विफलता स्थायी हो जाती है। कुछ बहुत ही सरल तकनीक है जो आपको अपना उत्साह खोने नहीं देगी। पहला, अपनी छोटी जीत याद रखें। उत्साह के लिए, यदि आप वजन कम करने की योजना बना रहे हैं और यदि आप एकाग्र प्रयासों के बाद भी इसमें सफलता पाने से दूर हैं, तो सोचें कि आखिरी बार आप अपना वजन कम करने में कब सफल हुए थे और फिर इसे बनाए रखें। जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम थे, तब आपने आखिरी बार क्या किया था?
आपने उस वज़न को वापस कैसे बढ़ाया? यदि आप एक बार वज़न कम कर सकते हैं तो क्या इसे फिर से करना असंभव है? बिल्कुल नहीं। अपनी छोटी जीत को याद रखना यह आपके विचारों की दिशा में बदलाव ला सकता है और आपको छोटी असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों या परिवार के सदस्यों को खोजें जो अभी भी आपके सपने में विश्वास करते हैं। मान लीजिए आप नए व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पिछले 2-3 प्रयास व्यर्थ थे, इसलिए आपके आसपास के सभी लोग फिर से आप पर भरोसा करने के बारे में उलझन में हैं। लेकिन जब आपके पास ऐसे लोग होते हैं जो आप पर विश्वास करते हैं तो आप उम्मीद नहीं खोते हैं। ऐसे लोग आपकी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने में आपकी सहायता कर सकते हैं ताकि आपका इरादा कुछ छोटी-मोटी गड़बड़ियों से डिगे नहीं। सोचें कि अतीत में आप बाधाओं को दूर करने में कैसे सक्षम थे। उदाहरण के लिए, जब आपको यकीन था कि अगर आप एक परीक्षा में असफल हो जाएंगे तो आप अंतिम समय में एक पूरी रात पढ़ाई कर सकते थे और अपने पाठ्यक्रम में एक बड़े हिस्से को दोहरा सकते थे। प्रत्येक व्यक्ति के पास कम से कम एक घटना होती है जहां वह सबसे खराब स्थिति में भी काम करने में सफल होता है। वो असफलता की उम्मीद कर रहा होता है लेकिन इसके बजाय उसे बहुत सराहना मिलती है। चौथा, उन चीज़ों की एक सूची बनाएं जिन पर आपको गर्व है। अपने सभी प्रमाण पत्रों और ट्रॉफियों, अपने अंकों ग्रेड की एक सूची बनाएं। जिस कॉलेज में आपने पढ़ाई में कामयाबी हासिल की, जो सही नौकरी आप हासिल कर सके आदि। ज़रूरी नहीं कि यदि चीज़ बड़ी हो वह भौतिक हो सकती है या भावनात्मक। उदाहरण के लिए, आप जिम्मेदार और परिपक्व बच्चों को पालने पर कैसे गर्व करते हैं जो आपको हर दिन गौरवान्वित कर रहे हैं। सफलता उत्साह खोए बिना एक असफलता से दूसरी असफलता का सफ़र तय करना है। विंस्टन चर्चिल। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की इच्छा रखने का सबसे अच्छा उदाहरण श्री अमिताभ बच्चन का है। ऐसे लीजेंड को ऑल इंडिया रेडियो ने अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उन्हें बच्चन की आवाज़ पसंद नहीं थी। शुरुआती कुछ फिल्म ऑडिशंस में उन्हें बहुत लंबा होने का कारण अस्वीकार कर दिया गया था। उन्होंने जंजीर से पहले 12 फ्लॉप फिल्में दी। एक बार जीवन ने उन्हें लगभग अस्वीकार कर दिया था। 1983 में वह अपनी लोकप्रियता की ऊंचाई पर थे लेकिन अपनी फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान एक भयंकर दुर्घटना का शिकार हुए, लेकिन वह उससे बाहर निकलने में कामयाब रहे। 1990 के दशक में उन्होंने प्रोडक्शन में कदम रखा और इतनी बुरी तरह से असफल हुए कि वे लगभग दिवालिया हो गए। वह राजनीति में अपनी पहचान नहीं बना सके और राजनीति केवल 3 साल बाद छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनके लिए नहीं है। एक समय पर उन्हें बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक यश चोपड़ा के काम मांगना पड़ा था। और फिर भी आज अमिताभ बच्चन 67 वर्ष की आयु में भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक और सहस्राब्दी के स्टार के रूप में गिने जाते हैं। यह उदाहरण इस तथ्य की गवाही देता है कि लीजेंड्स का जन्म नहीं होता है, वे अथक परिश्रम और उत्साह के माध्यम से बनते हैं। हम कभी भी नतीजों पर पछतावा नहीं करते हैं, लेकिन हम जो प्रयास करते हैं उस पर पछताते हैं तो याद रखें कि समय तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, भले ही आप ना बढ़ें। अधिकांश लोग जो मुझे नियमित रूप से मिलते हैं वे समय की अवधारणा के लिए बेहद सामान्य उपेक्षा दर्शाते हैं। उनकी सभी दीर्घकालिक योजनाएं अपने 40 के दशक के मध्य तक खूब मेहनत से काम करने के बारे में हैं और फिर उसके बाद वे अपनी पसंदीदा गतिविधि से लिप्त रहना चाहते हैं, जैसे कि भ्रमण, संगीत कार्यक्रम, साहसिक खेल आदि। आपको 40 के दशक तक इंतज़ार क्यों करना है? जीवन इस पल में है, समय इस पल में है। लोग वर्तमान में अपने जीवन के बारे में बेहद निराशावादी हैं, लेकिन वे अपने 40 के दशक में अपनी विश्व यात्राओं और अन्य रोमांचक गतिविधियों के बारे में अत्यधिक आशावादी हैं। यह मूर्खता है।
जीवन में आप दो चीज़ें से इनकार नहीं कर सकती, जन्म और मृत्यु। वे आपके नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन आपके नियंत्रण में यह है कि आप दोनों के बीच कैसे रहते हैं। आपके जीवन का यह सच यह है कि आप हर पल मौत के करीब जा रहे हैं, मौत जो 20 या 50 साल बाद आ सकती है। हालांकि आप इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। आपको पता भी नहीं कि आप कल सुबह उठेंगे या नहीं। इसे पढ़कर आपको लग रहा होगा कि मैं अचानक इस किताब में के अंत में नकारात्मक क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह नकारात्मक नहीं है? वास्तव में मृत्यु जीवन की सबसे प्रेरक वास्तविकताओं में से एक है। मुझे यकीन है कि आप महसूस करते हैं कि यह समय कभी वापस नहीं आने वाला। यही समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसे आप कभी नहीं खरीद सकते हैं, और अब आप केवल अपने बचे हुए जीवन काल का उपयोग कर सकते हैं। आपने इसे पढ़ा तब तक जो आपने इस क्षण को गंवा दिया। मुझे आपसे यह पूछना चाहिए, अगर आपके जीवन का आखिरी दिन होता तो आप कैसे जीते? क्या आपको लगता है कि अगर वह अंतिम दिन होता तो आप उत्साह खो देते? हम उत्साह की कभी तब पाते हैं जब हम महसूस करते हैं कि हमारे पास अभी भी कल है। जब हम सोचते हैं कि मैं इसे कल करूँगा। मुझे नहीं पता कि हम क्यों मान लेते हैं कि हम बहुत लंबे समय तक जीने वाले हैं और इस तरह अपने कामों में देरी करते हैं। यही कारण है कि अपना 100% नहीं देते। अपने आप को याद दिलाएं कि अतीत या वर्तमान कुछ भी नहीं है। आपके पास जो कुछ भी है वह यह पल है। अपने आप को, और इससे भी महत्वपूर्ण, आपके पास जो समय है उसे कुछ सम्मान देना सीखें। असफलता की परवाह किए बिना जो आप चाहते हैं उसे करके इस समय को खर्च करें। मौत जीवन में सबसे बड़ा नुकसान नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान हमारे रहते हुए हमारे अंदर जो मर जाता है वह है।